नमस्कार। विधि आयोग की भारत में भूमिका पर चर्चा करने के लिए मैं हूं डॉक्टर प्रसून। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 23वें विधि आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। लॉ कमीशन या विधि आयोग का मुख्य कार्य सरकार को पेचीदा कानूनी मुद्दों पर सलाह देना होता है। लीगल एडवाइजर के तौर पर लॉ कमीशन की भूमिका बेहद अहम मानी जाती है। 23वें लॉ कमीशन का कार्यकाल शुरू होने पर सरकार कई विवादों से जुड़े कानूनी मसलों पर बेहतर ढंग से कदम उठा सकेगी, यानी आइडिया ऑफ इंडिया पे काम कर सकेगी। इससे पहले सोमवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 23वें लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के गठन की मंजूरी दे दी। 23वें लॉ कमीशन ऑफ इंडिया का कार्यकाल 3 साल का होगा, जो 1 सितंबर 2024 से 31 अगस्त 2027 तक रहेगा। सोमवार को देर रात जारी कानून मंत्रालय के आदेश के मुताबिक पैनल में एक पूर्णकालिक अध्यक्ष और सदस्य सचिव सहित 4 पूर्णकालिक सदस्य होंगे। इसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज इसके अध्यक्ष और सदस्य होंगे। 22वें लॉ पैनल का कार्यकाल 31 अगस्त को खत्म हो गया। सरकार ने 22वें कमीशन का गठन 21 फरवरी 2020 को 3 साल के लिए किया था। जस्टिस अवस्थी ने 9 नवंबर 2022 को अध्यक्ष का कार्यभार संभाला। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने फरवरी 2023 में 22वें लॉ कमीशन का कार्यकाल बढ़ा दिया था। स्वतंत्रता के बाद भारत में 1955 में पहला लॉ कमीशन स्थापित किया गया था। तब से 22 लॉ कमीशन का कार्यकाल पूरा हो चुका है। इनका काम जटिल कानूनी मसलों पर सरकार को सलाह देना होता है जो कानून सम्मत हो। बात करें 22वें विधि आयोग की, तो 22वें लॉ कमीशन ने कई मुद्दों पर सरकार को सुझाव दिए थे, जिसमें वन नेशन वन इलेक्शन, पॉस्को एक्ट, ऑनलाइन एफआईआर और यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी शामिल है। हालांकि अभी तक यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर रिपोर्ट अधूरी ही है। 22वें लॉ कमीशन ने सरकार को कई मामलों में सुझाव दिए। इनमें वन नेशन वन कमीशन, पॉस्को एक्ट, ऑनलाइन एफआईआर, यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसे मुद्दे शामिल हैं। हालांकि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर आयोग की रिपोर्ट अभी तक अधूरी है। वहीं वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर रिपोर्ट तैयार, लेकिन कानून मंत्रालय को जमा करने का इंतजार है। रिटायर्ड जस्टिस ऋतुराज अवस्थी 22वें लॉ कमीशन के अध्यक्ष रहे, जिन्होंने भ्रष्टाचार विरोधी निगरानी संस्था लोकपाल का सदस्य भी नियुक्त किया गया। लॉ कमीशन ने 14 जून 2023 को यूसीसी पर आम लोगों और संगठनों से सुझाव मांगे। आयोग का मानना है कि यह मुद्दा देश के हर नागरिक से जुड़ा है। ऐसे में कोई फैसला लेने से पहले उनकी राय जानना जरूरी है। आयोग को 46 लाख से ज्यादा सुझाव मिले। तब लॉ कमीशन के चेयरमैन जस्टिस ऋतुराज अवस्थी ने कहा कि यूसीसी कोई नया मुद्दा नहीं है, हमने कंसल्टेशन प्रोसेस शुरू कर दी है। इसके लिए कमीशन ने आम जनता से भी राय मांगी। पीएम मोदी ने लाल किले से यूनिफॉर्म सिविल कोड को समय की मांग बताया है। आपको बता दें कि 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से दिए भाषण में पीएम मोदी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड पर कहा कि देश के लिए धर्मनिरपेक्ष नागरिक संहिता समय की मांग है। आपको बता दें कि आमतौर पर किसी भी देश में 2 तरह के कानून होते हैं, क्रिमिनल कानून और सिविल कानून। क्रिमिनल कानून में चोरी, लूट, मारपीट, हत्या जैसे आपराधिक मामलों की सुनवाई की जाती है। इसमें सभी धर्मों और समुदायों के लिए एक ही तरह की कोर्ट प्रोसेस और सजा का प्रावधान होता है। जबकि सिविल कानून में शादी, ब्याह, संपत्ति से जुड़ा सिविल कानून के अंतर्गत आता है। भारत में अलग अलग धर्मों में शादी, परिवार और संपत्ति से जुड़े मामलों में रीति रिवाज, संस्कृति और परंपराओं का खास महत्व है। यही वजह है कि इस तरह के कानूनों को पर्सनल लॉ भी कहते हैं। प्रधानमंत्री ने मौजूदा कानूनों को सांप्रदायिक नागरिक संहिता करार देते हुए उन्हें भेदभावपूर्ण बताया। पीएम ने कहा कि ऐसे कानून जो देश को सांप्रदायिक आधार पर बांटते हैं और असमानता का कारण बनते हैं, उनके लिए आधुनिक समाज में कोई जगह नहीं है। राज्य में नीति निर्देशक तत्वों के तहत अनुच्छेद
44 में कहा गया है कि पूरे भारत में नागरिकों के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड सुनिश्चित करना राज्य का कर्तव्य है। विधि आयोग के कार्यों का स्पष्ट कानूनी तौर पर मसौदा तैयार करना, पुराने कानूनों को अद्यतन करके सिफारिशें करना और अप्रचलित या बेकार के कानूनों को निरस्त करने की सिफारिशें करना भी विधि आयोग के काम में शामिल है। लेकिन विधि आयोग के सामने मौजूदा समय में क्या चुनौतियां हैं, इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सुश्री स्वाति जिंदल, AOR सुप्रीम कोर्ट, और तनुज दीक्षित, राजनीतिक विश्लेषक। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। स्वाति जी, पहला सवाल आप ही से कि विधि आयोग के सामने बड़ी चुनौतियां क्या हैं? देखिए, विधि आयोग का जैसे आपने बहुत अच्छी तरह समझाया है प्रसून जी, विधि आयोग का मेन काम ये होता है कि जो जटिल कानूनी सलाह देता है वो गवर्नमेंट को, सरकार को, उनकी सबसे बड़ी उनके सामने जो आज की डेट में मैं कहूंगी कि जो समस्या ये है कि वो ये है कि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड पे उनको रिपोर्ट जो उनकी पेंडिंग है, अभी तक उन्होंने सबमिट नहीं करी है मिनिस्ट्री में। सबसे बड़ा जो इंडिया में आज की डेट में मुद्दा है वो ये है कि जो पर्सनल लॉज है जिनके कारण हमारी जहां तक क्रिमिनल लॉ का सवाल है वो तो सभी के लिए एक है, पर जहां तक मैरिज रिलेटेड लॉज हो गए या अदर लॉज ऑफ सक्सेशन हो गए, उनमें जो अलग अलग पर्सनल लॉज बने हुए हैं ये एक असमानता का कारण बनते हैं। तो ये सारी जो असमानताएं हैं इनको हटाने के लिए बहुत जरूरी है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो इंडिया में, ताकि सभी लोगों को एक ही नजर से देखा जाए, एक ही तरीके से न्याय हो उनके साथ, सिंगल लॉ के अंडर जी। दूसरी जो समस्या है वो ये है कि जो ग्लोबलाइजेशन हो रहा है इंडिया में, जैसे अब आज की डेट में हम मेक इन इंडिया कहते हैं, मेक इन इंडिया में ये बहुत जरूरी है कि हम लोग जो ईज ऑफ बिजनेस है वो लाएं। ईज ऑफ बिजनेस के लिए ये जरूरी है कि जो लेबर लॉज हैं वो भी एक छत्र हों। ऐसा ना हो कि हर स्टेट में एक अलग लेबर लॉ है, फिर उसके साथ हमारे को कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम होती है। तो इन सब चीजों को एक तरीके से इकट्ठा करके, ताकि लोगों को लॉ समझ में भी आए, जो लॉ पुराने हो गए हैं, ऑब्सोलीट हो गए हैं, उनको हटाकर नया लॉ लाया जाए जिसमें लोगों को लॉ समझने में भी आसानी रहे और उस लॉ को इम्प्लीमेंट करने में भी आसानी रहे। ये सारी समस्याएं जो है ना, इनको कैसे कार्यरत करना है, इनसे कैसे उबरना है, आज की डेट में लॉ कमीशन के सामने सबसे बड़ी समस्याएं ये मैं कहूंगी कि हैं। जी स्वाति जी, एक बड़ा मुद्दा ये भी है कि अदालतें या ये जो विधि आयोग है ये कैसे देख रहा है भारत को, आइडिया ऑफ इंडिया क्या है? क्योंकि आइडिया ऑफ इंडिया को लेके मुझे लगता है कि एक बुक आई थी आइडिया ऑफ इंडिया, सुनील खिलनानी की बुक थी, उसमें उन्होंने बताया कि भारत को अगर किसी ने आकार दिया है, वह धार्मिक संस्थाएं नहीं है, वह धर्म नहीं है, वह संस्कृति नहीं है, वह राजनीति है जो भारत को नए सिरे से आकार दे रहा है। उन्होंने कहा कि इसी आइडिया पे हमें आगे बढ़ते रहना है। अब इसमें दो चीजें थी, उन्होंने जो भारत की मूल समस्याएं थी उसको नजरअंदाज कर दिया। जैसे कि पिछले लॉ कमीशन की बात की जाए तो उन्होंने सेडिशन कानून या देशद्रोह वाले कानून पे भी सख्ती बरतने की एडवाइस दी सरकार को, और कहा कि इसमें तमाम ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर लगाम नहीं लगाई जाती है तो देशद्रोह जैसे मामले बढ़ते जाते हैं। ऐसे में क्या ये बड़ी चुनौतियां हैं? बिल्कुल, बहुत बड़ी चुनौतियां हैं प्रसून जी। आप देखिए, अगर आपने कहा कि इंडिया को कैसे हम डिफाइन करेंगे, इंडिया को अगर हम राजनीतिक तरीके से डिफाइन करें तो राजनीति तो देखा जाए तो कहीं ना कहीं किसी भी पार्टी के अपने मसलों को ऊपर रखकर राष्ट्र मसलों को पीछे धकेलने का ही ये काम है। तो अगर हम राजनीतिक रंग से सभी चीजों को रंगने की कोशिश करेंगे तो उसमें देश का तो कोई उत्थान होगा नहीं। हमें ये चाहिए कि हम इस तरीके से चीजों को डेवलप करें कि जो हमारी देश की मौलिक जरूरतें हैं, जो मूलभूत जरूरतें हैं, सबसे पहले उनको पूरा करें। उसमें अगर हमें लगता है कि सांप्रदायिकता किसी भी तरह आगे आकर नेशन को पीछे धकेल रही है, तो जैसे मैंने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड सबसे ऊपर हमारे को प्रायोरिटाइज करना चाहिए, क्योंकि सांप्रदायिकता को नीचे करता है, पर्सनल लॉज को हटाकर एक यूनिफॉर्म सिविल कोड लाता है। जो बड़ा सवाल ये है कि क्या भारत के लॉ कमीशन के सामने केवल लोकतंत्र मुद्दा है, उदारवाद है, धर्मनिरपेक्षता है, गरीबों की चिंता है, या उसके आगे भी कुछ है? सवाल इसीलिए उसके आगे बहुत कुछ है। और आप बहुत अहम बात कह रही हैं
कि ऐसे मुद्दों को भी टच करना चाहिए। और ये केवल विधि आयोग का गठन इसलिए नहीं होता है कि सरकार को सलाह दी जाए, तमाम उन आइडियाज पे भी काम होते हैं जो आइडिया ऑफ इंडिया या भारत को एक आकार देने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन इंडिया आज की डेट में प्रसून जी सुपर पावर की तरह ऊपर उभर रही है और आगे भी उभरते रहना चाहेगी। बट उसके लिए अगर हम सोचें कि खाली हम सांप्रदायिकता का झंडा आगे फहराते रहें या हम कैसे सेक्युलर बने हैं हम उसको दिखाते रहें, ऐसे इससे कुछ होगा नहीं। हमें एक ग्लोबल पावर, बेहद अहम बात कर रही है कि अगर दिखावा करेंगे लोकतंत्र का और सेकुलरिज्म का और अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारेंगे तो देश इससे आगे नहीं बढ़ेगा, देश बिखर सकता है। तनुज दीक्षित हमारे साथ मौजूद हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे। तनुज जी, आपको क्या लग रहा है, विधि आयोग के सामने क्या बड़ी चुनौतियां हैं आपको? देखिए, विधि आयोग का जो गठन हुआ था सन 1955 से तब तक, अभी तक मान लीजिए कि 22 लॉ कमीशन हमारे देश में आकर के गए। सभी ने अपने अपने स्तर पे, कमिटियों ने जो काम किया, कमीशन ने जो काम किया, वो हमने समय समय पे उनके परिणाम भी देखे। अब हाल ही में जो सरकार ने 23वां लॉ कमीशन के गठन करने की जो घोषणा करी है, उसके अंदर एक मेजर परिवर्तन ये भी देखने को मिल रहा है कि कार्यकाल अब सिर्फ 3 वर्ष का कर देंगे। एक 3 वर्ष का कार्यकाल करना पहला, दूसरा साथ ही साथ अब जो है उसमें कोई वर्तमान मौजूदा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जस्टिस उसको लीड करेंगे। पहले रिटायर्ड जजेस होते थे, अब वर्तमान होंगे। तो काफी सारी चीजें जो है, काफी सारे परसेप्शन से इसमें चेंज होगी। और 23वां जो लॉ कमीशन है, खास करके जो यूसीसी के ऊपर जो आइडियाज और ये सबके ऊपर काम करेगा, तो प्रसून जी निश्चित रूप से लगता है कि इसका गठन भी और चीजें भी काफी अलग तरीके से देखने को मिलेगी। हाल के वर्षों में ट्रांसफॉर्मेटिव कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म यानी परिवर्तनकारी संविधानवाद की अवधारणा को अपनाया जा रहा है, उसको आगे बढ़ाया जा रहा है। संविधान के उद्देश्य पे ध्यान दिया जाता है और कहा जा रहा है कि जो लगातार बदली तथ्यात्मक यानी फैक्चुअल और सोशल वास्तविकता है, उसको उसके नजरिए से देश को बदलने के लिए सही कानूनों की जरूरत है। आप इससे कितना एग्री करते हैं? चूंकि बार बार संविधान तोड़ने का भी आरोप लगता है सरकार पर। जी, निश्चित रूप से ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि एक अच्छे देश का निर्माण संविधान के अंतर्गत रहकर काफी सारे नियमों के साथ में और नियमों को ध्यान रखते हुए जनता के हित में फैसले लेना, यही एक कार्य होना चाहिए। और मुझे लगता है इसी स्तर पे जो है हमारे कमीशन भी काम कर रहे हैं। और निश्चित रूप से आने वाले समय में जो कमीशन द्वारा जो भी निर्णय लिया जाएगा, वो आने वाले समय में भारत की जनता को, भारत के लिए काफी हद तक लाभदायक होगा, ऐसा मेरा मानना है। स्वाति जी, जिस बुक का मैंने पहली बार जिक्र किया था, द आइडिया ऑफ इंडिया, सुनील खलनानी जिसको लिखा, उन्होंने बहुत तरीके से बताया कि राजनीति का बेहद प्रभाव है भारतीय समाज के ताने बाने को, जो मौजूदा समाज है। इसमें उन्होंने स्वतंत्रता को महत्वपूर्ण बताया, लोकतंत्र को महत्वपूर्ण बताया, कई और जो आजादी के बाद संविधान में जो प्रक्रियाएं हैं उनको बहुत महत्वपूर्ण माना। लेकिन उसके साथ उन्होंने यह भी आरोप लगा दिया है कि हमारे संवैधानिक संस्थाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है। अब सवाल ये है कि हर बात को आप 2 नजरिए से देख सकते हैं, और आपका नजरिया कहीं ऐसा तो नहीं तथ्यों पे हावी हो रहा है, देश की हितों के ऊपर हावी हो रहा है। चूंकि जैसे संविधान के मसौदे पर कानून की उचित प्रक्रिया की जगह कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया को शामिल किया गया, इस पे काफी डिबेट हुए, आप लोग जानते होंगे। और इस पे बार बार कहा गया कि अगर कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया वाला शब्द यूज किया जाता है तो जजों को केवल दर्शक के तौर पे देखा जाएगा, यानी उनकी भूमिका सीमित कर दी जाएगी। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये है कि कानून की उचित प्रक्रिया अगर मान ली जाए तो जज अपने हिसाब से मनमाने फैसले दे सकते हैं। ऐसी स्थिति परिस्थिति में कितना ज्यादा स्पेस मिलता है लॉ कमीशन को अपनी चीजों को लागू करने में? स्वाति जी, देखिए, आपने बात करी कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, जिसे हम कहते हैं एज पर द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। अब वो जो प्रोसेस ऑफ लॉ है वो हवा में नहीं बना, उसको बनाने के लिए एक प्रॉपर सिस्टम फॉलो किया गया, तभी वो प्रोसेस ऑफ लॉ आया। और अगर आपको ऐसा लगता है एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ये दोनों में अंतर था जो आप बता रही हैं। तो बस यही है सवाल कि आखिर लॉ कमीशन को कितना स्पेस मिलेगा इसमें?
अगर आपको लगता है कि कोई कानूनी प्रक्रिया इस तरीके से हो रही है कि लोगों की जो नीड्स हैं या जो जस्टिस है उसको नजरअंदाज करके प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड एज पर लॉ को ही माना जा रहा है, तो उसके लिए जुडिशियल रिव्यू का स्कोप है हमारे पास जी। आप जा सकते हैं अपील में। और अगर आपको वो भी ठीक नहीं लगता तो जजेस ही कोर्ट से डिसाइड करते हैं कि क्या वो लॉ कॉन्स्टिट्यूशनल है भी या नहीं। और पुराने लॉज जहां तक की बात है जो आपको लगता है कि आज के परिवेश में ऑब्सोलीट हो गए हैं, उनको हटाने का काम एट द एंड ऑफ द डे लॉ कमीशन ही कर रहा है। जी स्वाति जी, आज की तारीख में चूंकि रेप जैसे कई मामले हैं, बंगाल में आज ममता बनर्जी ने एक बड़ा फैसला लेते हुए रेप के आरोपियों को फांसी की सजा तक का प्रावधान कर दिया, ऐसे विधेयक को पारित किया है। अब सवाल ये है कि क्या इस तरह के संवेदनशील मुद्दों पे लॉ कमीशन की नजर नहीं है या सरकार की राजनीति की प्रतिबद्धताओं के कारण इस पे अभी तक उसका कुछ साफ नहीं होता है? स्वाति जी देखिए, नजर तो सब है प्रसून जी, ऐसा नहीं है। नजर आज पूरी जनता के हर इंसान की नजर है इन सब एक्टिविटीज पर जो कोलकाता रेप केस में बाहर आई हैं। बट जो भी काम होगा, आप कह रहे हैं लॉ कमीशन तो अभी गठित हुई है 23वीं, अभी उसमें मेंबर्स भी नॉमिनेट करना बाकी है। ये तो अनवरत प्रक्रिया है ना स्वाति जी, ये तो अनवरत प्रक्रिया है। जो चीजें छूट गई, जैसे यूसीसी छूट गया है तो उसको आगे देख रहे हैं। वन नेशन वन इलेक्शन है, उस पे काम होगा, अभी वो रिपोर्ट सबमिट करेंगे। पे काम चल रहा है, ऑनलाइन एफआईआर पे काम चल रहा है, सभी चीजों पे। देखिए, जैसा कि अभी कहा जो दूसरे स्पीकर हैं आज हमारे, कि 3 साल का कार्यकाल अब जो कर दिया गया है, 3 साल में ये बहुत बड़ी समस्याएं हैं। और इंडिया में जिस हिसाब से जितनी पब्लिक है उसको देखते हुए सभी के जो इनपुट्स होते हैं उसको लेने में और उनको कोलेट करने में काफी टाइम लगता है। तो ये सारी समस्याएं ऐसी नहीं है जिनका जो रिजल्ट आएगा या जो भी कुछ होगा उसका कि वो ओवरनाइट हो जाए, उसको काफी समय लगेगा। जी, अब सबसे बड़ा सवाल ये है तनुज जी आपसे कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र यानी भारत, उसके अंदर जो विरोधाभास हैं और विडंबनाएं हैं, उसको लेकर लॉ कमीशन का अप्रोच जो भी होगा, या तो उसके ऊपर सरकार के इशारे पे काम करने का आरोप लगेगा या सरकार के खिलाफ काम करने का आरोप लगेगा। ऐसी स्थिति परिस्थिति में अगर राष्ट्र हित को ही मायने सबसे ऊपर रख के चला जाए तो आपको क्या लगता है कि अभी भी हमारे लॉ कमीशन इस तरीके के फैसले लेने में सक्षम है? निश्चित रूप से प्रसून जी, देखिए जो नया लॉ कमीशन है उसके ढांचे में सुधार और आधुनिकीकरण के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाए, ऐसे सरकार के प्रयास है। सबसे ज्यादा प्रयास में अप्रचलित कानूनों की समीक्षा करना और जो ऐसे कानून है उनको निरस्त करना, गरीबों को प्रभावित करने वाले कानूनों की। तनुज जी, मैं ये सवाल इसलिए आपसे पूछा क्योंकि अभी जो नया ट्रेंड देखा जा रहा है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों में कुछ न कुछ टकराव देखा जा रहा है, खासकर न्यायपालिका और विधायिका में। तो आप इसे किस तरीके से देखते हैं? जी देखिए, निश्चित रूप से न्यायपालिका विधिपालिका में जो अभी हम लोग एक फर्क देख रहे हैं जिस तरीके से कार्यों का, उसके अंदर देखिए मेरा एक ही तर्क है कि राज्य नीति के निर्देशक और सिद्धांतों के साथ संरक्षण करना, और साथ ही साथ आप देख रहे हैं जेंडर जस्टिस की बात हम करते हैं, लैंगिक समानता को बढ़ावा देते हैं। केंद्र के कई सारे अधिनियम हैं जिनके अंदर संशोधन हाल ही में हुआ है, कई सारे नए कानून भारत के अंदर लागू हुए हैं। ये सभी चीजें जो है कमीशन जब गठित होगा, ये जो हुआ है 23वें लॉ कमीशन का गठन, इसके बाद में मुझे लगता है ये सारी चीजों के ऊपर एक अलग से इफेक्ट पड़ेगा। और मुझे लगता है कि इस बार का जो कार्यकाल है पिछले 22 लॉ कमीशन से थोड़ा सा हटके और बेहतर हो सकता है। जी स्वाति जी, एक सवाल और मन में उठता है कि क्या लॉ कमीशन को कोई एडवोकेट, कोई जर्नलिस्ट या कोई ऐसा आदमी जो अपनी राय देना चाहता हो सीधे दे सकता है या नहीं दे सकता है किसी मुद्दे पे? देखिए, बिल्कुल समय समय पर ऐसे प्रोग्राम्स किए जाते हैं लॉ कमीशन द्वारा जिसमें वो इनवाइट करते हैं लोगों से कि वो अपनी क्रिटिसिज्म या अपनी राय दें। जाहिर तौर पर इस तरह की क्रिटिसिज्म या राय के बिना या लोगों की इनपुट के बिना लॉ कमीशन कोई अधर में तो अपने रिपोर्ट्स निकाल नहीं सकता, तो जरूर दे सकते हैं। पब्लिक ओपिनियन मैटर्स अ लॉट, और जहां तक लॉ कमीशन की रिपोर्ट्स का सवाल है उसका काफी हद तक जो भी रिजल्ट निकलता है वो पब्लिक ओपिनियन पर ही बेस्ड होता है।
अब लोकतंत्र की बात की जाए, जिसके लिए जिसको बचाने की तमाम तरह से दुहाई दी जाती है, लेकिन अमेरिका के कृत्यों को देख लिया जाए तो इससे साफ है वह एशिया के देशों को निशाना बना रहा है और उनको डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करता है, अस्थिर करने की कोशिश कर रहा है अमेरिका। ऐसी स्थिति परिस्थिति में लॉ कमीशन के पास क्या कोई ऐसा टूल है कि जो इस पे भी काम कर सके, चूंकि ये दो देशों का मामला होता है? स्वाति जी देखिए, टूल तो हमेशा रहेगा। देखिए, जैसा मैंने आपसे कहा कि ग्लोबलाइजेशन है। अब क्या होता है कि अब पहले एक देश आइसोलेशन में अपने साथ काम कर सकता था कि मैं एक आइलैंड हूँ, लेकिन आज ग्लोबलाइजेशन हो गया है, तो कोई भी देश एक दूसरे देश से, चाहे वो नेबरिंग कंट्री हो या दूर की कंट्री हो, उससे अछूता नहीं रह गया है। इसीलिए अगर आप देखेंगे तो अब जो इंटरनेशनल लेवल पे जो कंट्री स्टेटमेंट करती हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी होती है। तो इसी हमको क्यों हमारे प्रधानमंत्री आज हर देश का दौरा करके अपने इंटरनेशनल रिलेशन सुधारना चाह रहे हैं? लॉ कमीशन जहां तक पब्लिक ओपिनियन है उसको सारा कोलेट करके क्या लोगों का मत है, क्या वो चाहते हैं, वो सारी चीजें वही पहुंचाता है सरकार के पास और उसी हिसाब से सरकार रिएक्ट करती है। जी। तनुज दीक्षित जी प्रसून जी, अगर इसी तरीके की परिस्थितियां बन रही हैं, जैसा कि तमाम विचारक कह रहे हैं कि लोकतंत्र को लेकर अगर हमारी संवैधानिक संस्थाएं सजग नहीं हुई और प्लूरलिज्म को बढ़ावा दिया गया, तभी हमारी ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है संविधान का वो बचा रह सकता है। लेकिन एक बड़ा द्वंद्व ये दिखने में आता है कि जब हम बात करते हैं प्लूरलिज्म की तो पता चलता है कि पर्टिकुलर एक समुदाय के लोग दूसरे समुदाय के ऊपर हावी होने की कोशिश कर रहे हैं और धर्म का सहारा लेकर पूरी तरीके से बुली करते हैं। ऐसी स्थिति परिस्थिति में क्या ये मायने रखता है आज की तारीख में कि आप सेकुलरिज्म को अपने ऊपर सबसे ऊपर रखें संविधान में? बिल्कुल मायने रखता है। साथ ही साथ जो सजगता है कानून के अंदर, न्यायपालिका के अंदर, वो भी बहुत अति आवश्यक है। प्रसून जी, हम जिस तरीके से आए दिन जो मामले देख रहे हैं, अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके के जो मामले हमारे सामने आ रहे हैं, ऐसे में स्थिति जो है उसको और बेहतर सुधार के लिए और अच्छी आवश्यकताओं के लिए, और देखिए साथ ही साथ अभी जो कमीशन का गठन होगा इसके अंदर भी हम ये देख रहे हैं कि सभी से जो है स्वागत योग्य सजेशन भी डिमांड करे गए हैं और वो डिमांड जो है सजेशंस की वो पत्रों के द्वारा भी उसमें मांगी गई हैं। तो काफी सारी चीजें जो है, सबसे बड़ी दिक्कत केवल यही है कि कई बार न्यायपालिका के अंदर भी देखा गया है, उनके जजों के अंदर, कि वह सरकार को जानबूझ के असहज करना चाहते हैं। इसलिए असहज करना चाहते हैं ताकि उनके ऊपर जो विधायिका का दबाव है वह कम से कम रहे। ऐसी परिस्थितियों में लॉ कमीशन के भी हाथ कहीं न कहीं बंधे दिखते हैं, ऐसा आप मानते हैं? हाँ जी, देखिए निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इस पे भी काफी हम जानते हैं कि बहुत सारे समीकरण ऐसे होते हैं, लेकिन फिर भी जो चीजें कानून के दायरे की हैं और कानून के साथ चलेंगी, और लॉ कमीशन क्योंकि अपने आप में स्वतः कानून के लिए ही बनाया गया एक कमीशन है, तो मुझे लगता है ऐसे में कोई भी आंच जो है उनको उतना प्रभावित नहीं कर सकती। उनका कार्य जो है वो निष्पक्ष रूप से जनता के और देश के हित में ही होता है। लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर क्या आपत्ति हो सकती है स्वाति जी, जबकि संविधान में कहा गया है कि आप इसको अपना हिस्सा बनाइए? देखिए प्रसून जी, जब कुछ तबके ऐसे हैं, कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं जिनको सांप्रदायिकता फैलाने, स्वाति जी का फोन कट गया लग रहा है। दोबारा हम तनुज जी पे आते हैं। तनुज जी, आपसे भी वही सवाल, जवाब दीजिए। तनुज जी, आवाज आ रही है हमारी? जी जी प्रसून जी, मैं ये पूछ रहा हूँ कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को जब चीजें देखिए, कुछ सांप्रदायिकता से मतलब रखते हुए जो ग्रुप्स हैं हमारे, उनको फायदा होता है सांप्रदायिकता फैलाने में। ऐसे में उनकी पुरजोर कोशिश यही रहेगी कि यूसीसी ना आ पाए। कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि यूसीसी लागू किया जाए ताकि हम सब ट्रूली सेक्युलर
तो ऐसी परिस्थिति में जाहिर तौर पर हमारी और लॉ कमीशन की भी पूरी यही कोशिश है कि यूसीसी को लागू किया जाए। यूसीसी उसको लागू करने में कुछ तो हमारे सामने अड़चने आएंगी, क्योंकि कुछ भी नेगेटिव से पॉजिटिव अगर हम जाते हैं तो उतनी आसानी से वो काम होता नहीं है। तो इसका मतलब है कि अगर इस मुद्दे को देखा जाएगा तो दूसरा मुद्दा ये भी आता है कि देशद्रोह के कानून पे भी और सख्ती करनी होगी हमें कानून में। मानते हैं आप ऐसा? बिल्कुल बिल्कुल करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम, जैसा मैंने कहा, सब कुछ इंटरकनेक्टेड है। ग्लोबलाइजेशन अगर हम बढ़ रही है, अगर हम और कंट्रीज से हमारा जो रिलेशन है वो अब बिल्कुल दूर का नहीं रहा, तो जाहिर तौर पर अगर हमें लगता है कि राजद्रोह हो गया, या आप कह लें कि इलीगल एंट्री, इमिग्रेशन हो गई, काफी सारी चीजें हैं जो कनेक्टेड हैं, तो उसको भी हमें सख्ती बरतनी पड़ेगी। और हम लोगों को 23वें लॉ कमीशन से उम्मीद करनी चाहिए, ये आशा करनी चाहिए कि वह इस तरह के सरकार को सुझाव देंगे, इस तरह के कानून बनवाएंगे जिससे भारत के आम लोगों की महत्वाकांक्षाओं आकांक्षाओं को आकार मिले और उस सपने को पूरा किया जा सके जिसके लिए हिंदुस्तान का निर्माण हुआ था। आप दोनों इस चर्चा में जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। इस चर्चा में फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। चलते रहिए एपीएन न्यूज के साथ।